दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं जेतारण विधानसभा के चुनाव। विधानसभा 116 जेतारण विधानसभा में कुल 9 कैंडिडेट 9 उम्मीदवार खड़े थे, जिनका 25/11/2023 को मतदान हो गया और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को 2023। इस बार जेतारण विधानसभा चुनाव में बहुत ही रोचक चुनाव हुआ। जब से टिकट मिले हैं सभी पार्टियों के, उसके बाद में यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार, और सबसे बड़ी बात है, अब रोचक बात है कि अब की बार आज़ाद पार्टी और आरएलपी ने संयुक्त प्रत्याशी पहली बार यहाँ जेतारण में उतारा है। दोनों पार्टियों से बीजेपी ने अपना टिकट अविनाश गहलोत को रिपीट किया और कांग्रेस ने अब की बार जो सुरेंद्र गोयल पिछले समय बीजेपी से थे, लगभग उनका पूरा कैरियर 20-25 साल का कैरियर बीजेपी से था, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी पिछले चुनाव में, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और अब उनको टिकट कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस से प्रत्याशी हुए सुरेंद्र गोयल और बीजेपी से हुई अविनाश गहलोत। अब आगे की रणनीति में जो इन लोगों का टिकट फाइनल हुए और जिन लोगों को उम्मीद थी उन्हें अपना टिकट नहीं मिला, उसमें पिछले जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे दिलीप चौधरी, उनको टिकट नहीं मिलने से उन्होंने अपने प्रशंसकों से, अपने लोगों से शामिल करके, उनसे चर्चा करके उन्होंने भी चुनाव के अखाड़े में उतरने की घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद में लोगों को लग रहा था शायद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 1-2 दिन बाद में ही जब लोगों को ये खबर आई, मैसेज ये आया कि एएसपी और आरएलपी उनके उम्मीदवार, यानी उन्होंने उस पार्टी से अपना टिकट लिया और उम्मीदवारी जता दी और अपना फॉर्म भर दिया। ठीक उसके बाद में बीजेपी के जो कुछ समर्थक ऐसे थे, वो लोग अविनाश गहलोत के टिकट से नाराज़ थे और नाराज़गी जाहिर भी कर रहे थे। बार बार जगह जगह, जैसे जिला अध्यक्ष है, जहाँ से उनको टिकट मिला है वहाँ जयपुर तक, दिल्ली तक ये लोग दौड़ भाग करी। और उसके बाद में उनके जो खिलाफ में थे वो लोगों ने मिलके लामिया में से उम्मीदवार, यानी कि एक बाबूजी योगी जी है, लक्ष्मणनाथ योगी, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। उन लोगों ने अपनी मीटिंग की और अपना उम्मीदवार बनाया और वो भी मैदान में आ गए। अब 5वां उम्मीदवार जो हमारे मंगरा क्षेत्र है, इधर का मंगरा क्षेत्र बेल्ट के अंदर राउत समाज से मुकुट सिंह राउत, उन्होंने भी अपनी ताल ठोक दी। पिछले चुनाव उन्होंने निर्दलीय के रूप में लड़ा था और लगभग 12,000 मत भी लेकर आए, तो उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस तरीके से जेतारण विधानसभा में 5 उम्मीदवार हो गए और जहाँ लोगों की जैसे पूछताछ करते हैं लोग, मतदाता एक दूसरे की बातचीत करते हैं, कहीं चौंटा पे, चौपाल पे, चौराहे पे, गांव के, तो 5 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला मान रहे हैं जेतारण की जनता।
और वैसे देखा जाए तो मुकाबला 4 लोगों में चतुर्कोणीय तो ज़रूर है। अगर एक उम्मीदवार को बाहर निकाल दिया जाए, मुकाबले में नहीं है उनके, लेकिन ऐसा लगता है, लोगों से बात करते हैं, गांवों से मतदाता, तो 4 भागों में लगभग बंट गया था। अब 2 पार्टी से है, 3 पार्टी से, सॉरी, एक आज़ाद और आरएलपी समर्थित पार्टी से, और एक निर्दलीय है, और एक निर्दलीय मुकुट सिंह। तो 4 में मुकाबला मान रहे हैं अविनाश गहलोत, सुरेंद्र गहलोत, गोयल, सॉरी, और दिलीप चौधरी और लक्ष्मणनाथ योगी। इन चारों में जहाँ कहीं देखो आप, सबके समर्थक मिलेंगे और कड़ा मुकाबला ऐसा लगता है। जिस प्रकार से वोटिंग हुई, ये मतदान के बाद में हम बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से वोटिंग हुई उससे लगता है कि मुकाबला कड़ा होगा। हो सकता है जीत का अंतर, ऐसा अनुमान है, कम हो सकता। हालांकि मैं उस चीज़ को नहीं कह सकता कि भाई कौन जीतेगा, वो तो रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, जब भी पता चलेगा। उसके पहले तो कुछ पता चलने वाला नहीं। लेकिन जिस प्रकार जो रात दिन चुनाव करवाते हैं, चुनावों के धुरंधर है, या चुनाव में अपना प्रचार करते हैं, या कोई कैंडिडेट के साथ में जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी हैं, तो अब चुनाव के बाद में सभी अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं। वो कहता है हमारी पार्टी, जहाँ कहीं भी जाओ तो वो होता है कि जो जिसने मत दिया हमेशा वो आदमी वही कहेगा, वो व्यक्ति वही कहेगा कि भाई मैंने जो मत दिया उसके हिसाब से उसको लगता है कि भाई हम जीतेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मुकाबला कड़ा होगा, चारों के बीच में हो सकता है। संभावना ऐसी दर्शाई जा रही है। संभावना इस प्रकार बनती है कि बीजेपी के जो मतदाता है, यानी बीजेपी के जो कोर वोट है, उस कोर वोट के अंदर सेंध लक्ष्मणनाथ योगी जी भी लगा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पूरे जो भी वोट लक्ष्मणनाथ योगी जी को मिल रहे हैं, लगभग वो वोट बीजेपी के वोट थे पिछले चुनाव में, तो सीधा असर बीजेपी को भी कर रहा है। ठीक उलट उसी प्रकार दिलीप चौधरी का टिकट नहीं देकर कांग्रेस ने सुरेंद्र गोयल को टिकट दिया, तो वही स्थिति बनती है कि दिलीप चौधरी जो भी वोट ले रहे हैं वो सीधे सीधे कांग्रेस के वोट, यानी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार के एक एक प्रतिद्वंदी हो गए और वो वोट निकाल रहे हैं। वो भी तो कांग्रेस की तरफ से भी हो गए वोट कम करने वाले, और मैं कम का तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी प्रत्याशी है खड़े, उनकी भी एक कैंडिडेट तो कांग्रेस से जिसको टिकट नहीं मिला तो वो आज़ाद समाज पार्टी से, तो दोनों के वोट निकल रहे हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों पार्टियों को वोट कम मिलेंगे, और वोट कम मिलेंगे तो हो सकता है कि कंपटीशन में ये दोनों चारों के बीच में हो जाए। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कंपटीशन होगा। हाँ, कुछ पार्टी के जो अपने समर्थक है वो तो अपनी पार्टी की बात कह सकते हैं। जैसा लोगों से बात की है, लोगों से बात करते तो ऐसा लगता है कि मुकाबला कड़ा हो सकता है। और ऐसा मतदान के दिन और उससे पहले और मतदान के बाद, जब आज 29 तारीख हो गई तो वोट को भी 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो हो सकता है कि मुकाबला कड़ा, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला कड़ा ही होगा। अब बीजेपी के लिए एज नहीं दिख रही है, उसका अभी ये जो कारण दिख रहा है कि लक्ष्मणनाथ योगी जी ने जो मत लिया है या वो ले के आ रहे हैं, प्लस में जो मंगरा क्षेत्र के अंदर मुकुट सिंह जी है
मुकुर सिंह जी भी बीजेपी के माइंडेड हैं, बीजेपी के हैं, और हमेशा वहाँ वो जो वोट है वो बीजेपी का ही रहा है, तो वो असर भी इनको कम कर रहा है बीजेपी को। तो बीजेपी और ग्राफ उसका नीचे आ सकता है। हालांकि बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है और इसके जो मतदाता हैं बड़े ठोस हैं, तो ज़्यादातर मानना है प्रदेश में कि बीजेपी का कोर वोटर है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो इधर उधर नहीं जा सकता, वो वोट पार्टी को करेगा। हो सकता है दिखने में थोड़ा दिन दिख जाए और मतदान के दिन उसको लगे तो हो सकता है वो इनके फेवर में वोट करे, और इनके फेवर में वोट करे तो हो सकता है कि वो आगे निकल सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ऐसा कुछ अनुमान, ज़्यादा लोगों का अनुमान भी है। और जब लोगों से चर्चा करते हैं तो लोग ये बताते हैं लगभग कि मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में ही होगा। ये जो लोग वोट लेके आएंगे लेकिन ये मुकाबले तक नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है एक दूसरे को नुकसान करें। अब उससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि वोट बीजेपी के भी कम हो रहे हैं और कांग्रेस के कम हो रहे थे, यानी कि कंपटीशन में वो हाई नहीं जा रहे हैं, हाई नहीं जा रहे थे, दोनों को कंपटीशन नहीं होगा। वोट चाहे लोअर हो गए, दोनों के वोट निकल गए मान लीजिए, फिर भी बचे वोट में दोनों ये ज़्यादा है, बचे वोट में दोनों ज़्यादा है, तो दोनों के सामने ही टक्कर हो सकती है। ये लोगों का मानना है कि जीतेगा तो यहाँ इस सीट से पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा। निर्दलीय और एसपी के बारे में थोड़ा लोगों की ओपिनियन कम है, सोच कम है कि हो सकता है कि ऐसा होगा। अविनाश जी को थोड़ा सा ये कह रहे हैं भाई कि मंगरा बेल्ट के वोट है वो प्योर बीजेपी के वोट है, बीजेपी माइंडेड है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है वो पीछे रह जाए, पिछड़ जाए और कांग्रेस यहाँ से निकल जाए। अगर कांग्रेस यहाँ से निकलती है तो बहुत लंबे समय से, यानी कि 85 के बाद में यहाँ कांग्रेस, शायद कांग्रेस नहीं जीती। यहाँ से लास्ट जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे वो कर्नल प्रताप सिंह निंबाज जेतारण से, उसके बाद में कांग्रेस नहीं जीत पाई। लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है। उसके बाद एक बार बीच में दिलीप चौधरी निर्दलीय कैंडिडेट थे और उन्होंने सीट निकाली थी यहाँ निर्दलीय के रूप में, और सरकार में वो भागीदार में भी रहे और संसदीय सचिव बने रहे 5 साल, कांग्रेस का शासन बना। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अविनाश गहलोत जेतारण की सीट निकालेंगे, तो फिर बाद में वो ये भी कह रहे हैं अगर अविनाश गहलोत सीट निकालेंगे तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। हमने पूछे भाई ये क्यों है, ऐसा क्यों? कि वो जब वो पहले जीते तो कांग्रेस की सरकार बन गए, तो ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, ये लोगों का ओपिनियन है और लोग खुल के बात अब करने में थोड़ा हिचक कर रहे हैं, यानी कि अपना मत किसको दिया, क्या नहीं दिया, कि वो किन किन के साथ में खड़े हैं, तो वो ऐसा थोड़ा बताने में कि 3 तारीख को जो भी होगा निर्णय, 3 तारीख को तो सभी को मालूम हो जाएगा निर्णय। और बाकी जो को सोशल मीडिया है वगैरह, इस पर तो सारी बातें या कोई भी है चीज़ें चलती रहती है। सोशल मीडिया आजकल बहुत, कभी सट्टा बाज़ार का आ रहा था, कभी कुछ कोई बना के डाल रहा था, वो पोस्ट वायरल होती है, तो होता रहता है। मजबूत बीजेपी को दावेदार इसलिए मान रहे हैं कि बीजेपी का कोर वोट मजबूत है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी बीजेपी यहाँ से लोगों को स्ट्रांग लगती है कि बीजेपी इस सीट निकालेगी। अगर लक्ष्मणनाथ योगी जी ने ज़्यादा वोट काटे तो बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। जिस प्रकार मतदान हुआ उस प्रकार लगता है कि योगी जी वोट अच्छे लगेंगे। और पूरे क्षेत्र में योगी जी हर जगह से वोट ले रहे हैं, तो भी ऐसा लगे हर गांव से, हर बूथ से, तो लग रहा है कि भाई 300 बूथ है, 299 बूथ है, इनमें सब में योगी जी के वोट है। तो हो सकता है लोग अपनी ओपिनियन नहीं बता रहे हैं और वो
अंदर ही अंदर किसको वोट दिया, ये बात हो भी सकती है। और 3 तारीख को एक अलग से कुछ रिजल्ट निकल जाए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आप धैर्य रखो, 3 तारीख को रिजल्ट कुछ अलग आएगा। हो सकता है लोगों ने मत दिए तो ऐसा भी हो सकता है। और प्रचार प्रसार के हिसाब से देखें तो प्रचार प्रसार योगी लक्ष्मणनाथ जी का भी कम नहीं था। आखिरी दिन उन्होंने जो रैली निकाली, उस रैली को देख के भी ऐसा लगता था कि बाइक कार इनकी बरस से जेतारण तक की रैली थी 23 तारीख को। जब प्रचार बंद हो रहा, वो जेतारण में आके अपने ऑफिस में आके रुकी 23 तारीख को 5 बजे। उसको देख भी कि कुछ लोगों को लगा कि ये भी कंपटीशन में ज़रूर है, आप इनको नकार नहीं सकते कि भाई ये कुछ वोट लेके रह जाएंगे, या कुछ लोगों का कहना कि ये वोट कुछ काट के रह जाएंगे। जो थोड़ा 10,000 से 15,000 तक वोट काटते हैं उसे वोट कटवा भी कहते हैं राजनीतिक भाषा में। लेकिन ऐसा लगता है इस बार ये वोट ज़्यादा ही लाएंगे, कम नहीं लाएंगे। उम्मीद पूरी है। इनके लोगों से जो मुलाकात करते हैं तो लगता है कि उम्मीद बहुत पूरी है। बीजेपी खेमा भी आश्वस्त है, कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। वो भी, या उनके जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सीट ज़रूर निकल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो शायद मुकाबला भी दोनों पार्टियों में देखने को मिलेगा, ऐसा लोगों को मानना कि इसकी एक वजह होती है, हर बूथ से पार्टी का कैडर होता है, पार्टी का कैडर होता है तो हर बूथ से पार्टी को वोट मिलते हैं। और कोई निर्दलीय या अन्य कोई पार्टी से जो खड़े होते हैं, मान लीजिए जैसे लक्ष्मण जी योगी ने निर्दलीय का फॉर्म भरा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी गिनती 0 से शुरू होती है। और जो दिलीप चौधरी है, हालांकि उनका खुद का कुछ वोट है, कैडर है इतने सालों से, वो भी 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक बार ही जीते, लगभग बार पार्टी ने जब भी कांग्रेस से टिकट दिया वो हारे ही हैं। लेकिन 40 से 50,000 के बार वो वोट हर बार ला रहे हैं। इससे लोगों को कुछ थोड़ी उम्मीद है कि ये भी कंपटीशन में वोट तो ये भी लाएंगे, इनका वोट निश्चित है। तो इस तरीके से जेतारण विधानसभा का जो परिदृश्य है कि चुनाव में कौन बाजी मार सकता है, ज़्यादातर लोगों का थोड़ा दावा मजबूत यूँ बता रहे हैं कि ओपिनियन पोल वगैरह में जितने भी है कि भाई राजस्थान में बीजेपी की सीटें ज़्यादा बता रहे हैं। तो कुछ 5 से 10% वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो वोटिंग के दिन अपना माहौल दे के वोट दे रहे हैं। उससे 5 से 10% लोग सत्ता बदल देते हैं, जबकि वो इतना दिन नहीं रहते हैं। लेकिन वो लास्ट के दिन जब देखते हैं कौन जीत रहा, अगर उनको थोड़ा सी बात कर दी जाए भाई कि पार्टी तो ये जीत रही, तो अपना मत बदल देते हैं वो और उस तरफ हो जाते हैं। ऐसा होने से भी जो सीट निकल रही है हो सकता है वो रुक जाए, और जो नहीं निकल रही है, जो मार्जिन पे है, वो सीट निकल जाए। तो बीजेपी का बहुमत के बारे में जितने भी सर्वे आए हैं तो बीजेपी को एज ज़्यादा बता रहे हैं। कई चैनल 100 से ऊपर भी बता रहे हैं, 120 भी बता रहे हैं, कांग्रेस को कम बता रहे हैं, कोई 80-90 बता रहा है। लेकिन इस बार अन्य पार्टियों और निर्दलीय का भी ऐसा लगता है लोगों को रोल होगा। अन्य पार्टियां बीटीपी है, आरएलपी है, ये बसपा है, ये अपने आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी की बहुत रोचक कहानी है इस बार की बात। भले ही मेन मीडिया या लोगों की नज़र से कुछ ये हटी हुई है, लेकिन जब से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में जो दोनों पार्टियों का
कोलैबोरेशन हुआ है, दोनों को संयुक्त रूप से जगह जगह चुनाव लड़ रही है। तो इनका भी एक आज़ाद समाज पार्टी भी अपना इलाके में पेट बना रही है। और जितने भी पिछले चुनाव के अंदर मीटिंगें हुई आज़ाद समाज पार्टी प्लस आरएलपी की, जहाँ पर भी, तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी उत्साहित और काफ़ी अच्छी लोगों की तादाद थी, अच्छी भीड़ थी। इनकी रैलियों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त भीड़ आ रही थी। कहीं का भी आप वीडियो देखिए, कहीं कोई शामिल हो रहा था, उनको अच्छे लोग आ रहे थे। वैसे जैतारण में भी बीएसपी, ये एएसपी और आरएलपी की मीटिंग हुई थी, उससे भी लोगों को लगा कि भाई दिलीप चौधरी भी मतलब इस कंपटीशन के अंदर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भांपते अनुमान लगाते हैं, हो सकता है कुछ देखने वाले भी होते हैं और कोई लोकल भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो बाहर से लोग आ रहे हैं उससे ये पता तो चलता है कि भाई अपने क्षेत्र से लोग आ रहे हैं मीटिंग के अंदर, तो उसमें भी उनको लगभग आभास तो हो ही जाता है। और सामने वाले को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि कुछ तो है। तो उनकी मीटिंग हुई थी उस दिन, कांग्रेस भी चिंतित थी, क्योंकि कांग्रेस समर्थित ही लोग थे वो, SC ST जो कांग्रेस का वोट बैंक बताते हैं वो थी। जाट वोट बैंक है, वो भी कांग्रेस का वोट बैंक ही है। लगभग राजस्थान के अंदर ज़्यादा जगहों पर कांग्रेस का ही वोट बैंक है। यूँ समझे कि पिछले चुनाव में जाट वोट बैंक कांग्रेस के साथ में था, तो कांग्रेस की सरकार भी बनी। जनसंख्या के आधार पर इनकी भी जगह जगह अपनी अपनी भूमिका रहती है। तो हम उधर नहीं जाके हम सिर्फ जैतारण की सीट के लिए फोकस कर रहे हैं। जैतारण में ऐसा लगता है मुकाबला कांटे का होगा। जो राजनीतिक धुरंधर पंडित बताते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, लड़वाया, चुनाव के साथ रहते हैं, मतदान के दिन कैसा अपने अपने बूथों पे जो बूथ से जो एजेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं, उससे सारे अपने अपने गणित लगाते हैं बैठ के, और उस गणित के अनुसार लगभग ये दावे कर रहे हैं चारों कैंडिडेट कि हम जीतने वाले हैं, हम जीत के करीब हैं, हम या जीतने वाले हैं या हमारी टक्कर होगी। टक्कर तो अब दो इससे होगी, तीसरा चौथा तो कोई कोई होगा ही होगा, और जीतेगा तो एक ही। तो उम्मीद दोनों पार्टियों को ही लग रही है। कुछ एज दिलीप चौधरी को भी जा रहा है, बता रहे हैं इनके भी वोट मदद अब की बार ये मालूम नहीं पड़ने का कारण है कि ये एएसपी जो और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ, इससे लोगों को जो एएसपी पहली बार उतर रही है तो उसके वोटों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि किसने कितने वोट दिए, कहाँ से दिए, क्या हुआ। तो हो सकता है कि वो बाजी मार भी ले, तो ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए कि भैया ये कैसे सीट निकल गई। क्योंकि पहली बार जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा जिस पार्टी से, और पार्टी का जो वोटर बनता है पहली बार में, कई बार क्या होता है आंकलन करने वाले उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और एक संभावना बनी हुई कि राजस्थान के अंदर दो पार्टी चलती, तीसरा फंड नहीं चलता। लेकिन धरातल पे जो पार्टी चुनाव लड़ती है तीसरा फ्रंट में, जो कोई भी, अगर वो 10 से 20 हज़ार वोट भी ले जाता है तीसरा फ्रंट, तो जो जीत रहा जो हार जाता है, और जो हार रहा वो जो जीत सकता है उनके वोट से, ये तो पक्का है। तो हो सकता है कि ये राजस्थान की पूरी राजनीति में इन्होंने चुनाव भी काफ़ी सीटों पे लड़े हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने 66 और आरएलपी ने 77 लगभग सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो पूरे राजस्थान में ये चुनाव लड़ रहे हैं।
और पूरे राजस्थान में इनको लोगों ने देखा सुना है, और इनकी रैलियों के अंदर वो अच्छी सी खासी भीड़ आ रही थी। और इन्होंने तेज़ गति से प्रचार भी किया था, दोनों ने मिलकर, चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल ने। ये चीज़ जैतरण के लिए तो एक मुकाबला कांटे का ही होगा। हालांकि लंबे समय से यहाँ बीजेपी का ही शासन है, बीजेपी का ही कैंडिडेट निकल रहा है। मतलब 25, 30, 40 साल हो गए। 40 सालों के अंदर लगभग एक बार, 40 साल पहले कांग्रेस जीती थी, उसके बाद में एक बार निर्दलीय सीट निकली थी। 5, 6 ये 6ठी टर्म होगी, 6 टर्म में जीत चुकी है बीजेपी। अभी ये 7वीं बार चुनाव के बारे में ये बता रहे हैं। अविनाश गहलोत की मजबूत दावेदारी थी तो लोगों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन पार्टी ने ऊपर के लोगों ने इनके ऊपर ही भरोसा जताया। कांग्रेस में जरूर टिकट बदला है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि लगातार एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा टिकट, हो सकता है पार्टी की रणनीति और नए कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट जो आया है तो वो कैंडिडेट अपनी सीट निकाल जावे। और ऐसा कई बार एग्जाम्पल हुए कई जगह सीटों पे हुए कि जो कैंडिडेट बदला और उस पार्टी को जो सीट नहीं मिल रही थी वो सीट भी अपने खाते में आ जाती। तो ये एक बतौर एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे लास्ट में, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब की बार प्रमुख देखने में आया चुनाव, ये लोकतंत्र, ये जाति तंत्र पे आ गया। वैसे मैं जैतरण के चुनाव के बारे में बात करूं, अविनाश गहलोत जो उम्मीदवार है बीजेपी से, वो जाति से माली है। सुरेंद्र गोयल जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो जाति से कुमाऊत है। दिलीप चौधरी एएसपी पार्टी से जो और आरएलपी से जो लड़ रहे हैं वो चौधरी है, यानी जाट समाज से है। और लक्ष्मणनाथ जी योगी, वैसे मूलतः ये इनकी जाति तो, ये तो अभी संत हो गए, योगी बन गए, लेकिन ये देवासी समाज से आते हैं। और 5वां जो कैंडिडेट है वो मुकुट सिंह, वो राउत समाज से आते हैं, जिनका एक कोई इलाका है मगरा क्षेत्र, उसमें राउत ज़्यादा है और उनका दबदबा भी है उस एरिया में। 8 से 10 पंचायतें हैं ऐसी जिनमें राउत समाज ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये रहा कि अब की बार पूरा जाति ध्रुवीकरण पे चुनाव हुआ। अब 5 जातियां ये के लोग खड़े थे। अब पीछे की जो जातियां बची, जैसे माली, जाट, कुमाऊत, रावत और देवासी, ये 5 तो 5 कैंडिडेटों की प्रमुख हो गई कि भाई ये इनके ये प्रत्याशी है और ये 5 लोग हैं। अब पीछे जो समाज यहाँ जैतरण क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में है, वो समाज है मुस्लिम समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, ये जो समाज है मेघवाल समाज, ये 3-4 समाज है। अब पूरा तारोमदार उन समाजों पे हो गया और प्रत्याशियों ने भी पूरे चुनाव के अंदर इन्हीं समाजों के अंदर जाने आने और अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की। समीकरण यूं बिगड़ गया कि सुरेंद्र गोयल को टिकट कांग्रेस से मिल गई, तो इनके जो जाति के जो वोट थे वो कोर वोट थे बीजेपी के। तो जो बीजेपी को वोट मिल रहे थे वो अब की बार इस तरफ आते हुए दिख रहे। इससे अविनाश गहलोत के वोट कम हो रहे कि एक जाति पूरी निकल गई, दूसरी जाति की कोई एंट्री नहीं हुई। अब मान रहे हैं कि भाई गुर्जर मतदाता थे, गुर्जर मतदाता को वोट बीजेपी को मिला, लेकिन
धरातल पे ये देखा गया गुर्जर सारे बटे हुए मिले। गुर्जरों ने मतदान बीजेपी को भी किया, गुर्जरों ने मतदान योगी लक्ष्मणनाथ को भी किया, गुर्जरों ने मतदान दिलीप चौधरी को भी किया और सुरेंद्र गोयल को भी किया, यानी उनका जो वोट बैंक है। इसी तरह राजपूत समाज के जो वोट थे वो भी 3 कैंडिडेटों में बढ़ गए, दिलीप चौधरी को छोड़ के। बीजेपी कांग्रेस में भी गए, कुछ लोग बीजेपी के साथ भी गए, कुछ लोग ज़्यादा समर्थन इनका योगी जी के साथ में था, इसलिए योगी जी का पलड़ा कुछ भारी बता रहे हैं। देवासी समाज और राजपूत समाज हो गया और गुर्जर समाज के। तो देखने में तो ये चीज़ आई कि भाई चुनाव पूरा जातीय हो गया। जिस जाति को टिकट नहीं मिला वो जाति भी सोचने लगी कि हमारा भी उम्मीदवार होना चाहिए। तो हो सकता है आगे की चुनावी रणनीति में अगले जब कभी 5 साल से चुनाव होंगे अगली टर्म में, तो शायद लोग इस तरीके से सोचने लगे। लेकिन लोकतंत्र नहीं रहता फिर अगर जाति के हिसाब से मतदाता बढ़ जाते तो उस सीट, उस शहर, उस विधानसभा क्षेत्र के विकास के कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह के विकास के कार्य में जुड़ी हुई सड़क हो गई, पानी हो गया, ये मुद्दे बिल्कुल गौण हो गए हमारे जैतारण में। चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के मुंह से ये नहीं निकला कि यहाँ शिक्षा स्कूल नहीं है, कि यहाँ वो रोड नहीं है, यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी की मुख्य समस्या है इधर। इस पे किसी की बात नहीं हुई। सिर्फ चुनाव आता है, लोग भूल जाते हैं और एक दूसरे जाति के हिसाब से बढ़ जाते हैं। उस समय उनको कुछ याद नहीं रहता कि क्षेत्र का विकास, कैंडिडेट कैसा है, कोई कुछ नहीं लेना देना नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जाति के हिसाब से वो वोट इधर उधर बांटते हैं और वोट चले जाते हैं लोग। और फिर वही जो जिसका निर्णय है पब्लिक ज़्यादा होगा वो जीतेगा, चाहे वो उम्मीदवार कैसा भी हो। तो मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने ये जानकारी आपको जैतारण विधानसभा 116 की दी। मौका स्थिति ये है, मैंने भी जो भी अपनी रिपोर्ट चारों तरफ से जो भी मेरे से हिसाब से थी मैंने ली, एक निष्पक्ष एकदम, कोई जाति विशेष से नहीं। मैंने अपना ये आंकलन आप लोगों को बताया, सुनाया है। मुकाबला ज़रूर पार्टियों में ऐसा लग रहा है। 3 तारीख को आएंगे रिजल्ट तो पता चलेगा कि भाई इस आंकलन से क्या निकला। ये बात जो थी मैंने आपको शेयर की। मतदान हमारे यहाँ पिछले 2018 के मुकाबले में 1% कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कुल 2,12,000 लगभग वोट पड़े हैं। 3,08,000 करीब वोट पूरी विधानसभा के मतदाता हैं। तो इस तरीके से ये 69% वोट पड़े हैं। अब देखते हैं 3 तारीख को असली निर्णय तो जो मत पेटियों से निकलेगा वही आएगा। इसी के साथ मैं आपसे, मेरा एक यूट्यूब चैनल है भवानी सिंह चौधरी, आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे आशा रखते हैं कि आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक नए वीडियो और नई जानकारी लेके आपसे सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।